थर्ड क्वेश्चन आप एक बार देख लो, फिर मैं ये स्क्रीन हटा के कॉपी पे समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन में नोट कर दे रहा हूँ कॉपी पर अभी। जब तक क्वेश्चन क्या दे रखा है, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, सेकंड वाला ले लेता हूँ, 1/f(x) इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/x-5 when x इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। when x इज नॉट इक्वल टू 5 तो मैं क्या इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी, ये पता करना है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कि नहीं। इसकी डोमेन क्या है, x-5, x इक्वल टू 5 को छोड़ के सब कुछ है इसकी डोमेन, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो f ऑफ हम लिख देंगे लेट c इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन। हमने क्या लेट कर लिया, c एक पॉइंट है इसकी डोमेन में, तो f ऑफ c कितना हो जाएगा, f ऑफ c हो जाएगा 1/c-5, ठीक है। और लिमिट x टेंडिंग टू c f(x) कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये पहले तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे ही पहले फंक्शन की वैल्यू लिख लेंगे, x टेंड्स टू c। अब f ऑफ x कितना है, 1/x-5। अब ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ऊपर वाला भी 1 है, तो 1 तो एक नंबर हो गया, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल, तो px हमने देखा था कि अगर px और qx दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, px और qx अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो इनका रेसिप्रोकल भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये 1 भी कॉन्टिन्यूअस है, x-5 भी कॉन्टिन्यूअस है, ये हमको ऑलरेडी पता है, तो ये भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। और बेसिकली हम यहाँ पर करते क्या है, ऐसे में पॉलिनोमियल्स में लिमिट्स में हमने देखा था अगर पॉलिनोमियल है ये तो हम डायरेक्ट c पुट कर देंगे यहाँ पर, तो लिमिट कितनी हो जाएगी, 1/c-5, यही इसकी लिमिट भी होगी। तो हमने देखा यहाँ पर लिमिट की वैल्यू भी यही, फंक्शन की वैल्यू भी यही, तो लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इक्वल टू f ऑफ c, ये दोनों चीज एक ही हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ करना नहीं है बेसिकली, इस तरह क्वेश्चन आएंगे भी नहीं एग्जाम में, बट आपको अगर इन केस अगर एक नंबर में आ जाए तो लिखने का तरीका होना चाहिए, यही तरीका है लिखने का। बाकी तो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको चेक करना है, प्रूव दैट फंक्शन f(x) इक्वल टू x की पावर n इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू n। x इक्वल टू n पे चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। तो कर लेंगे क्या, वही हमें सबसे पहले x इक्वल टू n पे पूछ रहा है ना, तो f ऑफ n पता करेंगे, f ऑफ n कितना होगा, n की पावर n, ठीक है। f ऑफ n पता चल गया, अब लिमिट चेक करनी होगी हमें इसकी, तो लिमिट भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू n x की पावर n। तो ये क्या है, ये बेसिकली ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो लिमिट एग्जिस्ट करा के देखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट x की जगह पर n पुट कर देंगे इसमें, वही इसकी लिमिट होगी, तो n की पावर n हो जाएगी ये, ठीक है। तो यहाँ से देखो लिमिट भी आई n की पावर n, फंक्शन की वैल्यू भी n की पावर n, इसलिए कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू n। लिमिट x टेंड्स टू n x की पावर n या फिर f(x) इक्वल टू f ऑफ n, तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आपको, एक तो फंक्शन गिवन है, फंक्शन f(x) इक्वल टू क्या दे रखा है, f(x) इक्वल टू है x और 5, x कब है, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, और 5 कब है, इफ x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये दे रखा है हमको, तो हमको चेक क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर तो ये ब्रेक ही नहीं हो रहा, x ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन 1, ये लेस देन इक्वल टू 1 पर है, तो x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0, तो f ऑफ 0 कितना होगा, आप इसमें रखोगे लेस देन 1 पर, तो फंक्शन यही काम कर रहा है, तो x में 0 रखोगे तो f ऑफ 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट पता करनी है आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), तो इस कंडीशन में जब x टेंड्स टू 0 हम चेक कर रहे हैं, तो लिमिट
x टेंस टू 0, इस टाइम फंक्शन क्या यूज करेंगे हम, x यूज करेंगे क्योंकि x से कम पर ये 1 से कम पर x है। तो अब ये पॉलिनोमियल है, डायरेक्ट हम लगा देंगे लिमिट 0, तो f ऑफ 0 भी 0, लिमिट भी 0, इसलिए एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। देन क्या पूछ रहा है, एट x इक्वल टू 1, ये फर्स्ट पार्ट है, एट x इक्वल टू 1, 1 पे पता करना है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो 1 पे कैसे पता करेंगे हम, 1 पे पता करने के लिए हम चेक करेंगे इसकी पहले तो फंक्शन की वैल्यू। तो f ऑफ 1 कितना है ये बताओ मुझे जल्दी से, f ऑफ 1 कितना होगा, 1। f ऑफ 1 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू इस टाइम पर आपको ये वाली x लेना पड़ेगा, 1 पर 1 x लेस देन इक्वल टू 1 पे क्या है, x है, तो फंक्शन x रहेगा और f 1 रखोगे यहाँ पर तो 1 ही आ जाएगा, f ऑफ 1 1 हो गया। लिमिट चेक करते हैं, इसकी लिमिट क्या होगी। तो लिमिट अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 1 के आगे फंक्शन क्या है, 5 है, और 1 से पीछे या 1 पर x है। अच्छा नीचे का नहीं दिख रहा, अब दिखेगा, अब फंक्शन नहीं दिखेगा, फंक्शन तो आपको पता ही है। तो अगर मैं LHS RHS की बात करूं तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी बेसिकली। तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव के लिए आपको फंक्शन f(x) की अगर बात करूं तो 1 से आगे, 1 से थोड़ा सा आगे आपको फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, f(x) क्या लोगे आप, f(x) इस कंडीशन में लोगे आप 5, क्योंकि x ग्रेटर देन पर 5 है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ये 5, अब 5 लिखना पड़ेगा। अब x तो कहीं पुट करने को रह नहीं गया, x की लिमिट तो सीधे सीधे वैल्यू उस लिमिट की 5 ही हो जाएगी। तो यहीं से हम चेक कर ले रहे हैं कि हमारा ये क्या था, RHS, राइट हैंड RHL था ये हमारे पास, और फंक्शन की वैल्यू 1 थी, तो RHL ही इक्वल नहीं है फंक्शन की वैल्यू के, तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको अच्छे से। x इक्वल टू 2 पर पूछ रहा है, x इक्वल टू 2 पर, और देख लो अब वैसे तो 2 5 ही रहेगा वहां पर। x इक्वल टू 2 पे f ऑफ 2 क्या होगा, f ऑफ 2 बताओ यहाँ से कितना होगा, 5, x ग्रेटर देन 1 पे 5 है तो 5 ही रहेगा फंक्शन की वैल्यू, और ये क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, x ग्रेटर देन 1 के लिए कांस्टेंट फंक्शन है ये। तो अगर मैं पूछूं आपसे लिमिट x टेंस टू 2 f(x), इस कंडीशन में आप f(x) क्या यूज करोगे, f(x) यूज करोगे 5, क्योंकि x टेंस टू 2 बोल रहा है, x टेंस टू 2 फंक्शन की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी 5, तो यहाँ पर तो x कुछ रखने को है ही नहीं कि लिमिट आप रखो, तो सीधे सीधे 5 ही हो जाएगी वैल्यू इसकी, ठीक है। तो लिमिट भी 5, फंक्शन की वैल्यू भी 5, तो हम कह सकते हैं हेंस फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूअस है। तो ये समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। ग्राफ तो आप बना सकते हो, लेकिन देख लो एक बारी यहाँ पर हो क्या रहा है, 1 1 पर चेंज हो रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 0 हो गया, ये -1 हो गया, 1 2 3 4, तो ये f(x) हो गया, ये x, तो 0 पर रखोगे तो 0 वैल्यू आएगी x में, तो यहाँ पर ही रहेगा। देन ये इंक्रीज करेगा x के, ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, तो 1 पे 1 तक इंक्रीज कर जाएगा। देन ये 1 के बाद हो गया 5, तो अब ये 5 ही रहेगा हमेशा के लिए। उससे पहले ये इसी तरीके से, ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो इसी तरीके से चलता रहेगा ये। तो यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस है ये पूरा नहीं, लेकिन 5 कहाँ, ये तो 1 ही पे कर दिया मैंने, आगे ये हो जाएगा 5 पर ऊपर, 5 पर ऊपर कैसे, यहाँ पर ये कितना होगा, 1 2 3 4 5, तो 1 से क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू होगी 5, तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 2 3 4 5, यहाँ से शुरू होगी वैल्यू, अब यहाँ से आगे चलती रहेगी। तो फंक्शन क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है आगे पूरा,
1 तक भी कॉन्टिन्यूस है, 1 पे यहाँ से ब्रेक होके यहाँ पे पहुंच गया ये, ठीक है, ओपन सर्किल रहेगा, 1 पे 5 नहीं है। समझ आ गया ये क्या बता रहा हूँ? ये क्वेश्चन दे रखा है हमको 6, अब इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता करना है हमको। तो हमको इसमें क्या पता है, पहले तो सबसे पहले ये पता है कि जब x लेस देन इक्वल टू 2 है तो फंक्शन 2x प्लस 3 है, एक पॉलिनोमियल है। तो 2x की वैल्यू जब तक 2 रहेगी तब तक तो ये कॉन्टिन्यूस है, हमको पता है। x जब 2 से बड़ा हो गया तब भी एक पॉलिनोमियल है, तो x के 2 से आगे भी ये कॉन्टिन्यूस रहेगा, ये तो हमको पता है, यहाँ तक हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमें जो केवल कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, इसकी कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी, वो x इक्वल टू 2 पर ही चेक करनी है। आ रही है बात समझ? तो x इक्वल टू 2 पे इसकी हम कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो हम f ऑफ 2 पता करेंगे। f ऑफ 2 कितना होगा यहाँ पर? f ऑफ 2 यहाँ पर पुट कर दोगे आप ऊपर वाले में, क्योंकि उसमें इक्वल रख रहा है, तो f ऑफ 2 आ गया 7। देन लिमिट पता करेंगे हम इसकी, LHL और LHL और RHL। तो LHL तो चेक नहीं कर रहे, LHL में तो इसी में जाएगा, RHL चेक करते हैं हम। तो बेसिकली इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। RHL जब निकालोगे आप, RHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx। अब 2 पॉजिटिव मतलब 2 से थोड़ा सा आगे, 2 से थोड़ा सा आगे, ये वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा हमें, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव 2x माइनस 3। अब ये 2 पॉजिटिव तो एच वैच भी रख सकते हैं वैसे तो हम, लेकिन रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। तो 2 जब पुट करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 4, 4 माइनस 3 1। यहाँ से RHL क्या आई हमारे पास 1, LHL निकालोगे तो वो अलग आएगी, बेसिकली लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, फिर कॉन्टिन्यूस तो दूर की बात है। ठीक है, तो हम यहाँ पर केवल इतना बता देंगे, RHL नॉट इक्वल टू f ऑफ 2। ठीक है, हेंस दिस hence fx is discontinuous at x equals to 2। ठीक है, x equals to 2 पे ये डिसकॉन्टिन्यूस रहेगा। अब आपको यहाँ पर फंक्शन से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर फंक्शन अलग है 2x प्लस 3, यहाँ पे फंक्शन 2x माइनस 3 अलग है। अब 2x से जस्ट पहले ये है, 2x के जस्ट बाद ये है, तो ये डिसकॉन्टिन्यूस होना ही होना था x इक्वल टू 2 पर। लेकिन जरूरी नहीं है, आप फंक्शन को देख के ही बता सकते हो। अभी मैं इस फंक्शन को ही मैं थोड़ा सा अलग ही रखूंगा और कॉन्टिन्यूस भी बना दूंगा। कैसे देखो, यहाँ पर मैं एक नीचे फंक्शन लेता हूँ कुछ कुछ इसी के जैसा। अगर मैं फंक्शन लेता हूँ एफ एक्स इक्वल टू, ऊपर वाला मैंने एग्जैक्टली यही रखा 2x प्लस 3, कब, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, और ये लगा दिया x ग्रेटर देन 2 पे मैंने फंक्शन लिया है, सपोज ये आएगा 7, तो ये ले लिया 5x माइनस 3, ये ले लिया 5x माइनस 3। ऊपर ये वाला तो एग्जैक्टली वही लिया है मैंने, ये वाला चेंज कर दिया, 5x माइनस 3 कर दिया। ठीक है, तो अब आप बताओ क्या ये x, इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है आपको, तो बताओ मुझे जल्दी से, ये कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा ही नहीं। हाँ, तो ये डिसकंटिन्यूस नहीं होगा, तो हर एक जगह कॉन्टिन्यूस है बेसिकली। तो यहाँ पर वैसे x लेस देन 2 पे तो कॉन्टिन्यूस है क्योंकि पॉलिनोमियल है, x ग्रेटर देन 2 पे भी कॉन्टिन्यूस पॉलिनोमियल है। बाकी x इक्वल टू 2 पे चेक करना था हमें केवल, x इक्वल टू 2 पे चेक करोगे तो f ऑफ 2 कितना आएगा, 7, और RHL भी कितना आएगा, यहाँ से RHL भी चेक करोगे तो वो आपका 7 ही आएगा। लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx की वैल्यू रख दोगे आप, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx की वैल्यू 5x माइनस 3, जब 2 रखोगे यहाँ पर तो ये भी 7 आ जाएगा। तो लिमिट भी, और LHL तो सेम आएगी क्योंकि यहाँ पर ये सेम पॉलिनोमियल है, निकाल के दिखा सकते हो आप। LHL कितना आएगा, LHL आएगा लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव अगर मैं कर रहा हूँ, दिख तो रहा नहीं था अभी तक, आपको बोला ही नहीं किसी ने। अगर LHL निकाल रहा हूँ तो लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव होगा तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर, हाँ ये वाला फंक्शन यूज करना होगा, तो 2x प्लस 3 यूज करेंगे यहाँ पर, और 2 जब पुट करेंगे तो ये भी 7 आएगा।
LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू सभी 7 आ गई, इसलिए कॉन्टिन्यूस है 2 पर भी, और बाकी जगह तो कॉन्टिन्यूस है ही है। अब देखो ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, बस आपको ऐसे करना है इनको और चेक करना है कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी इनकी। जैसे ये फंक्शन दे रखे हैं यहाँ पर, मान लो ये वाला है 8th वाला क्वेश्चन, तो 8th वाले में आप कैसे करोगे इसको, ये तो यहाँ पर ये क्या है, ये बेसिकली सिग्नम फंक्शन है, इस तरीके से लिखा होता है ना, ये ऊपर नीचे कहीं पर भी अगर मॉड एक्स है दूसरी तरफ केवल एक्स है तो सिग्नम फंक्शन हो जाता है ये। इसकी आप लिमिट निकालने की कोशिश करोगे तो लिमिट आएगी इसकी 1, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी इसकी, तो एक जगह +1 आएगी, एक जगह -1 आएगी, 0 के आगे 0 के पीछे, 0 के पीछे -1, 0 के आगे +1, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो कॉन्टिन्यूस तो ये हो ही नहीं सकता। और इसमें 9th में बताओ क्या होगा, जल्दी से। ये 8th वाला समझ आया कि नहीं, समझाऊं या फिर मैं, ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, बस वहां पर सिग्नम फंक्शन लिया था जब ऊपर कंसेप्ट क्लास ली थी तो, और यहाँ पर केवल ये mod x अपॉन एक्स दे दिया है, तो ये भी सिग्नम ही है। 9th वाला बताओ कैसे करना है। 9th नहीं, कहीं कॉन्टिन्यूस, ये डिसकॉन्टिन्यूस कहीं नहीं होगा, सब पे कॉन्टिन्यूस होगा। ये होगा क्या, बेसिकली x लेस देन 0 सिग्नम है, ये वाला ऊपर वाला, तो सिग्नम को आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट अगर करके भी देखोगे आप तो यहाँ पर x लेस देन 0 पर ये है फंक्शन, तो लिमिट x 0 नेगेटिव पे क्या लेना पड़ेगा आपको, x अपॉन एक्स मॉड, ठीक है। तो 0 नेगेटिव पे आप इसकी जब लिमिट चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे, इसको आप क्या कर दोगे, लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 कर दो, यहाँ पर h टेंस टू 0, ऊपर क्या आ जाएगा 0 माइनस h, और नीचे भी क्या 0 माइनस h, और मॉड, समझ आ रहा है, इसी तरीके से तो होगा ये। अब क्या होगा इसमें आगे, जब इसी लिमिट को आप कैलकुलेट करोगे LHL को ही, तो h टेंस टू 0 है नीचे, ठीक है, ऊपर 0 माइनस h, अब होगा क्या, ये 0 माइनस h तो माइनस h लिख सकता हूँ, इसको मैं माइनस h लिख दूंगा, और नीचे जो है ये माइनस h मॉड की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव h हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव h, s से h कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। आ रही है बात समझ, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है, -1, ये समझ आया सभी को, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी आई है -1, और राइट हैंड लिमिट तो -1 दे ही रखी है इसने, और फंक्शन की वैल्यू भी -1 ही है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे -1 बोल रखा है, तो सब -1 आया, तो इसकी ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट x इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो, जैसे अगर लिमिट की वजह से हो सकता है आपको लिखने का तरीका हो जाता है लेंथी सा, तो हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। देखो होता क्या है यहाँ पर, ये है ना, तो आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू रख के देख लो इसमें, जैसे इसमें 0 से छोटी कोई भी वैल्यू रख के देख लो आप, ऊपर वाले में मान लो मैं रख रहा हूँ यहाँ पर -1.5 रख रहा हूँ, तो -1.5 आएगा ऊपर क्योंकि x है, ठीक है, इस वाले में रख रहा हूँ, और नीचे क्या आएगा -1.5 मॉड के अंदर, तो मॉड के अंदर वो क्या हो जाएगा, +1.5 हो जाएगा, ऊपर 1.5 माइनस का, 1.5 से 1.5 कैंसिल, -1 आएगा। तो लिमिट तो छोड़ो आप, ये इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या रहेगी, बेसिकली कांस्टेंट रहेगी, और वो क्या -1 ही रहेगी वैल्यू इसकी हमेशा, 0 से कम पर, और 0 से आगे +1 रहती है। +1 कैसे, क्योंकि अगर आप इसमें रखते हो, सपोज आपने रख दिया 0.4, तो 0.4 रखोगे ऊपर, और नीचे भी 0.4 मॉड के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव है तो ये 1 आएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि 9th वाले में कॉन्टिन्यूस है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब आगे आप क्वेश्चन देखो, 10th तो ठीक आसान, हाँ बोलो। 9th जितने भी क्वेश्चन है ये 6 to 12, इन सभी में आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब बताना है कहाँ पर डिसकंटिन्यूस हैं। तो 9th वाला तो कहीं डिसकंटिन्यूस नहीं है, पूरा कॉन्टिन्यूस है। 8th वाले में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी थी कहाँ पर, 0 पर, ठीक है, और 0 के अलावा भी कहीं डिसकंटिन्यूस होगा 8th वाला, नहीं, 0 से पहले हमेशा ये कॉन्टिन्यूस रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 रहनी है 0 से पहले,
और 0 के बाद भी इसकी वैल्यू कितनी +1 रहनी है, ठीक है, क्योंकि सिग्नम फंक्शन है और 0 पर 0 है, तो केवल 0 पर ही डिसकंटिन्यूअस है, ये बाकी जगह तो कॉन्टिन्यूस रहेगा। इसका ग्राफ तो मैंने बना के दिखाया हुआ है ना आपको पहले, तो बस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना जानना है आपको। तो डिसकंटिन्यूअस हो कहाँ सकता है, इन्हीं ब्रेकिंग पॉइंट पे हो सकता है जहां पर ये स्प्लिट हो रही हैं फंक्शन। बाकी तो ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं, तो चेक करना ही नहीं है आपको। इन केस अगर क्वेश्चन ऐसे दे देता कि एक सेकेंड, मैं क्वेश्चन एक अलग से देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन दे देता एफ एक्स इक्व टू एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और आपसे पूछ लेता वो ये कब है x लेस देन 0 पर है, ये कब है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर है। अब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ लेता आपसे वो, तो कौन कौन से होते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसमें, बोलो जल्दी से। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ये सिंपली x है, ये x लेस देन 0 पे x है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है, इसमें कौन कौन से होंगे। बोलो। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर काफी बार डिस्कशन हो चुका है वैसे। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, जैसे अगर ये फंक्शन है, केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहा हूं मैं, तो होता क्या है इसमें, यहाँ पर वैल्यूज लेनी पड़ेंगी मुझे कुछ, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो वैसे अलग से दिखा देता, पहले मैं वैल्यूज के अकॉर्डिंग बताता हूँ, फिर ग्राफ अपने से आप बनाना। तो होता क्या है, अगर मैं पूछता हूँ 0.4 इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया मैंने, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। अगर मैं पूछता हूँ 0.8 ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बताओगे 0। अगर मैं पूछता हूँ 0.999 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बताओगे 0। अगर 1 की पूछता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर की कितनी वैल्यू आएगी, तो 1। तो जब तक 1 नहीं हो जाता तब तक ये वैल्यू 0 देता रहेगा, ठीक है। और अब अगर जैसे ये 1 हो गया, तो 1 से 2 तक कोई भी वैल्यू ले लो आप। जैसे अगर मैं पूछता हूँ 1.0001 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी होगी, तो आप बताओगे 1। अगर मैं पूछता हूँ 1.999 की ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बताओगे 1। जब तक 2 नहीं हो जाता, जब 2 हो जाएगा तब वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर की 2 हो जाएगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। क्वेश्चन हटा ही देता हूँ, फिर मैं दोबारा से लिख दूंगा। तो ग्राफ इसका बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है सपोज, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा था, वैल्यू 0 थी। 0 कब तक थी, जब तक ये 1 नहीं हो गया। तो जब तक ये 1 नहीं होगा तब तक 0 ही रही वैल्यू इसकी, ठीक है। फिर जैसे ये 1 हो गया तो वैल्यू कहाँ पहुंच गई, 1 पर, ठीक है। फिर 1 पर वैल्यू होगी, और 1 से कब तक 1 रही, जब तक ये 2 नहीं हो गया, ठीक है। फिर 2 रही। फिर जैसे ही इसकी वैल्यू, यहाँ पर ये 2 है ना, ये 1 था, ये 3 है, तो जैसे इसकी वैल्यू हुई 2 एक्स की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू 2 होगी, और 2 रहेगी कब तक, जब तक एक्स 3 नहीं हो जाता। तो इसी तरीके का तो ग्राफ था इसका। रेड रेड वाली लाइन है, ये इसका ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। समझ आया अभी आपको? ठीक है। अब मैंने फंक्शन क्या दिया था, एफ एक्स इक्व टू दिया था आपको एक्स, और गायब भी हो गया पूरा। ये फंक्शन दिया था मैंने, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा था इसमें मैं आपसे। तो अब बताओ जल्दी से। हाँ हाँ, 0 के आगे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पूरा ही ग्रेटेस्ट इंटीजर होता तो ये हर एक इंटीग्रल वैल्यू पर डिसकंटिन्यूअस होता। लेकिन अगर 0 के आगे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो 0 के आगे तो डिसकंटिन्यूअस होना ही होना है इंटीग्रल वैल्यू पे, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, ऐसी आगे जितनी भी इंटीग्रल वैल्यू होंगी नेचुरल नंबर्स होंगे। लेकिन क्वेश्चन अब ये है कि क्या ये 0 पर डिसकंटिन्यूअस है।
ये चेक करके बताओ आप क्या कह रहे हो कि फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ जीरो तो जीरो है ये, क्यों? क्योंकि जीरो ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो आएगा। ठीक है, ये बात हो गई खत्म। अब हम एल की बात कर लेते हैं। एल कितना होगा? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव। जीरो नेगेटिव पे आपको एक्स लेना पड़ेगा, एक्स ले लिया, डायरेक्ट पुट कर सकते हो, जीरो आ गया। अगर मैं आर की बात करूं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव पर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना पड़ेगा। तो अब ये बताओ, चलो मैं यहाँ पर जीरो प्लस एच लिख भी दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो एच आ जाएगा बेसिकली। तो एच क्या है? थोड़ी सी ये बता दो, ऐसे 1 पॉइंट नहीं, 0.1 पर जीरो ही आएगा ये भी। जीरो से थोड़ा सा आगे भी चले जाओगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो जीरो ही देगा वो। तो सब भी कुछ जीरो आया यहाँ पर। फंक्शन की वैल्यू एल एच एस आर एच एस सब जीरो आया, तो जीरो पर तो ये कॉन्टिन्यूस है, जीरो पर डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है ये। ठीक है, और आप इनके ग्राफ को दिमाग में आ जाना चाहिए आपका तुरंत। जैसे कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आपके अगर दिमाग में ग्राफ आप आ रहा है तो आप बहुत जल्दी से कर लोगे क्वेश्चन को। तो ग्राफ कैसे? अगर देखो होगा क्या इसमें, पहले जीरो से पहले तो एक्स है, एक्स कैसा होता है? ऐसे आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, और जीरो के बाद क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ये। तो जीरो के बाद यहाँ अगर 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ तक तो ये चलेगा। देन यहाँ ब्रेक होगा और यहाँ पहुंच जाएगा 1 पर। देन ये ब्रेक होगा, देन पहुंच जाएगा ये 2 पर। इसी तरीके से तो चलेगा ये। तो यहाँ पर तो कॉन्टिन्यूस रहा ये यहाँ तक 1 तक, 1 पे जाके डिसकॉन्टिन्यूस हुआ फिर 2 पर। ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है। 13 में पूछ रहा है क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन होने के लिए पूरे इसकी डोमेन में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। 1 से पहले तो ये कॉन्टिन्यूस होगा, 1 के बाद भी कॉन्टिन्यूस होगा क्योंकि पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, 1 से पहले 1 के बाद। अब 1 पर चेक करना है 1 पर ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो 1 पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं रह पाएगा। 1 पर फंक्शन की वैल्यू आएगी 6 और आर एच एल आएगी इसकी -4। तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। और मैं देख लेता हूँ कुछ बताने लायक है तो। 14 वगैरह ये सब ऐसे ही होंगे, चेक करते जाओगे। जो भी जहाँ पर डोमेन ब्रेक हो रही है, जैसे ये क्वेश्चन है इनमें डोमेन ब्रेक हो रही है ना, जहाँ पर डोमेन ब्रेक हो रही है वहाँ पर ही चेक करोगे, बाकी तो चेक करने की जरूरत है नहीं। बाकी हमें पता है कॉन्टिन्यूस है ये सारे। केवल आप जहाँ पर डोमेन ब्रेक हो रही है वहाँ चेक करते जाओगे, बताते जाओगे। अब क्वेश्चन नंबर अगर 17 की बात करें तो 17, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। एक्स इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूस होने के लिए फंक्शन में क्या, ए और बी में क्या रिलेशन है? तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी 3 पर? यहाँ पर रख दोगे इसमें, तो 3a प्लस 1 आएगा। और आर एच एल कितना आएगा इसमें 3 से ग्रेटर पर, तो 3 रख दोगे आर एच एल के लिए, तो 3b प्लस 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिलेशन बन जाएगा? 3a माइनस 3b, 3b को उधर ले गया मैं, इक्वल टू 2। ये एक रिलेशन बन जाएगा। ये समझ आ गया होगा, ज़्यादा टफ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 समझ आया या नहीं? डोमेन ब्रेक पता तो चल रहा है। देखो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को 14 को ले लो आप, 14 में कहाँ कहाँ पर इसकी डोमेन ब्रेक हो रही है? हाँ, जीरो से पहले, जीरो से लेके 1 तक की वैल्यू 3 है, और 1 से लेके 3 तक तो 1 है, मतलब 1 पे ब्रेक हुआ है। 1 से यहाँ पर पहुंच गया। 1 पर पहले 3 थी, फिर 4 हो गई 1 पर ही। ठीक है, और फिर 3 पे ब्रेक हुई। तो डोमेन कहाँ ब्रेक हुई है? 1 पर और 3 पर। ऐसा दे के रखा है, डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। तो फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके 10 तक डिफाइन है। तो हम यहाँ पर ही इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे और बाकी जगह पर चेक नहीं करेंगे। तो ये डिसकॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 1। 1 पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 1 से पहले वैल्यू 3 है और 1 के जस्ट बाद वैल्यू 4 हो गई। आ रही बात समझ? ऐसे 3 तक वैल्यू इसकी 4 है, 3 से पहले तक 4 है, और 3 के जस्ट बाद या 3 पर 5 हो गई। तो 1 और 3 पर तो डिसकॉन्टिन्यूस होगा ही होगा ये। आ रही बात समझ? बोलो 15 में भी कैसी कर दोगे आप?
तो 0 से जब कम है तो 2x है, 2x पता है हमें पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूस रहेगा x इक्वल टू 0 तक। ठीक है, x इक्वल टू 0 पर भी ये क्या है, 0 ही रहा, और यहाँ से LHL निकालोगे वो भी 0 आएगी, और फंक्शन की वैल्यू तो 0 दे ही रखी है और RHL भी 0 होगी इसके अकॉर्डिंग। तो ये 0 पर कॉन्टिन्यूस रहेगा। 1 पे चेक करते हैं, 1 पे फंक्शन की वैल्यू रहेगी 0, लेकिन RHL कितनी हो जाएगी इस वाले के अकॉर्डिंग, इस वाले के अकॉर्डिंग RHL हो जाएगी हमारी 4। ठीक है, इसलिए ये 1 पे डिसकंटिन्यू होगा केवल 15 वाला। इसी तरीके से आप 16 कर लोगे। 18 क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, आपको बताना क्या है कि लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाए कि ये कॉन्टिन्यूस हो जाए। तो आपको करना क्या है कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू सेम हो जाए। ठीक है, तो हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि हम यहाँ पर LHL और फंक्शन की वैल्यू तो नहीं निकालें क्योंकि एक ही फंक्शन है। फंक्शन की वैल्यू पहले पता कर लेते हैं, f ऑफ 0 कितना होगा, f ऑफ 0 होगा यहाँ पर 0। ठीक है, और RHL चेक कर लेते हैं, RHL कितना होगा, RHL कितना आएगा यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी इस कंडीशन में, 4x प्लस 1। ठीक है, 0 पॉजिटिव पे 4x प्लस 1 ही तो रहेगी क्योंकि x ग्रेटर देन 0 पे 4x प्लस 1 है फंक्शन। यहाँ से 0 रखोगे तो क्या आएगा 1। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू और RHL ही इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो ये कहाँ से कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं। लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो, ये कॉन्टिन्यूस नहीं हो पाएगा। ठीक है, बेसिकली इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट करती तब तो कॉन्टिन्यूटी चेक करते। RHL निकाला हमने, LHL अगर आप निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पर LHL अलग आएगा, LHL जहाँ से 0 आ जाएगा। LHL आप कैलकुलेट करोगे तो 0 आएगा, RHL 1 आया, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कॉन्टिन्यूस नहीं हो पाएगा। ये क्या लिखा है वो तो बताया इसने, हेयर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले बोला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो पता ही है आपको क्या होता है, और फिर क्या इसने बोल दिया, लेस देन और इक्वल्स टू x। तो क्या होता है ये, लेस देन और इक्वल्स टू x ही तो होता है। जैसे अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हैं हम, तो क्या करते हैं इसको, जैसे 2 होता है तो हम वैल्यू बोलते हैं इसकी 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर की, और अगर 2.2 होता है तो बोलते हैं इसकी वैल्यू तब भी 2। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है क्या बेसिकली, या तो इक्वल है या फिर लेस है। 2.2 से 2.2 था तो 2 हो गया, या तो इक्वल आएगा या फिर उससे कम आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि 2.2 की वैल्यू मैं कह दूं कि 3 आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू कम ही आएगी, कम कम वाला इंटीजर होगा या फिर इंटीजर ही हो जाएगा। अगर इंटीजर है इसके अंदर तब तो वो इंटीजर ही हो जाएगा। जैसे अगर 3 है इसके अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो 3 हो जाएगा। लेकिन अगर 3.3 है तो ये कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और लेस होके 3 हो जाएगा, इंटीजर पे पहुंच जाएगा। और देखो और क्या मतलब है इसका, लैंग्वेज जो लिखी है इसने, ये बस एक्सप्लेन किया है ग्रेटेस्ट इंटीजर को। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स लिखा है ना, तो अगर मैं बोल रहा हूँ 4.3 की वैल्यू बताओ कितनी है, तो अब ये तो ठीक है, ग्रेट इंटीजर वैल्यू आएगी इसकी। मान लो हमने कह दिया इंटीजर फंक्शन है, इंटीजर वैल्यू आएगी। तो अब अगर किसी को बता दिया जाए नए बच्चे को कि इंटीजर वैल्यू आएगी, तो हो सकता है वो गलती से 3 लिख दे, हो सकता है गलती से 2 लिख दे। ठीक है, तो फिर उसको बताया जाएगा कि बेटा इंटीजर वैल्यू नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है जो कि इससे लेस देन है या फिर इसके इक्वल है। ठीक है, क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है जो कि, अब अगर मान लो ये कह दिया, उससे पहले बताया कि इंटीजर लिखना है तो उसने गलती से लिख दिया 2। ठीक है, उससे उससे कहा कि बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझ नहीं आया, उसने 1000 लिख दिया। फिर उसको बताया कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा लिख दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है लेकिन लेस देन होना चाहिए इससे और या फिर इक्वल होना चाहिए इसके। तो इससे लेस तो 4 ही होता है,
अगर ग्रेटेस्ट की बात करें, नहीं तो 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। और अगर 4 है तो इसके इक्वल ही हो जाएगा, इससे लेस देन या इक्वल। एक लेस देन तो 3 होगा, लेकिन इक्वल तो 4 हो जाएगा ना। तो ग्रेटेस्ट रखना है, ग्रेटेस्ट रखना है तो 4 ही रखेंगे। तो मतलब समझ आ गया होगा कि ये लाइन जो लिखी है इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ये इस चीज का मतलब होता है। अगर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें हम, तो 19 में क्या है, एक्स है हमारे पास, एक्स एक्स प्लस या फिर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो ये क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूस है, हमको पता है, ठीक है। और ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है एट इंटीग्रल वैल्यू, एट इंटीजर। तो कॉन्टिन्यूस और, इसको डिसकॉन्टिन्यूस लिख दे रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस का जब सम होता है या डिफरेंस होता है, तब क्या बनाता है, ये डिसकॉन्टिन्यूस ही बनाता है। और ये डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ पर होगा, जहाँ पर ये डिसकॉन्टिन्यूस है वहीं पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ज़्यादा सोचने वाली ज़रूरत है नहीं। देखो होगा क्या बेसिकली, जैसे अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप वैल्यू बताओ, या फिर फंक्शन के थ्रू देखते हैं तब ज़्यादा समझ आएगा आपको, ग्राफ के थ्रू। तो अगर मैं यहाँ पर 2 ग्राफ बनाना चाहूँ एक ही में ही, एक एक्स का भी एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी, तो एक्स का मैं बना रहा हूँ ब्लू से, ये हो गया एक्स का ग्राफ, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर का बनाता हूँ मैं येलो से, मैं 0 के आगे बना रहा हूँ केवल, तो 0 से 1 तक, पहले 1 2 3 दिखाने पड़ेंगे इसमें। ये सपोज 1 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो येलो से दिखा रहा हूँ मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को, येलो यहाँ पर आया और यहाँ तक रुक गया आके, फिर देन 1 पे जाएगा, ये यहाँ ये 1 मान ले रहे हैं, ये 2 मान ले रहे हैं, 3 मान ले रहे हैं, तो फिर ये सीधे पहुँचेगा 1 पर, और 1 से चलेगा ये 2 तक, ठीक है। और फिर ये 2 पे पहुँच जाएगा, और 2 से चलेगा ये 3 तक। अब अगर इन दोनों फंक्शन को आप ऐड करना चाहो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट दे रखा था वैसे तो चलो सब्ट्रैक्ट अगर करना चाहें हम इसको, तो बता सकते हो आप नया ग्राफ कैसा बनेगा। बताओ जल्दी से, केवल ऊपर की बात कर रहे हैं, एक्स ग्रेटर देन 0 की, बाकी सब छोड़ देते हैं। मैं नया वाला बनाता हूँ ब्लू से, और अब मैं ग्राफ चाहिए मुझे एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का। तो हाँ ठीक बना रहे हो, जो भी बना रहे हो। तो होगा क्या, लेकिन ठीक नहीं था, ऊपर बना दिया था ना। होगा क्या, यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ये वैल्यू हमेशा 0 है, और ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, 0 से 1 हो गई, तो यहाँ तो एग्जैक्टली सेम ही रहेगा ये, ठीक है। 1 तक तो जैसा है वैसे ही रहेगा, क्योंकि 0 माइनस करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो माइनस करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 तक तो मैं इसको ऐसा ही बना देता हूँ, ठीक है। ये बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक। 1 पर भी ये क्या वैल्यू 1 देगा एग्जैक्टली, ठीक है। क्यों, क्योंकि -1 पे क्या होगा, जब -1 नहीं 1 पर, अभी ये वैल्यू कितनी है इसकी, 1 पे हो गई ये वैल्यू इसकी 1, और इसकी 1, तो 0 मिल जाएगा 1 पर, ओपन सर्किल रखना पड़ेगा, 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, 1 पर ये भी 1 हो चुका है, ये तो ऑलरेडी 1 है ही, तो ओपन सर्किल मिलेगा हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बना दिया मैंने ओपन सर्किल, ठीक है। देन आगे क्या होगा, आगे चेक करो आप, इसकी वैल्यू हो चुकी है 1, इसकी वैल्यू 1 से ऊपर बढ़ रही है, 1 से 1 माइनस हो गया, ये 0 हो जाएगा, मतलब 1 पर एग्जैक्टली 1 पर ये क्या होगा, 0, ठीक है। और आगे क्या होगा,
आगे ये 1 है अब, और ये 1 से ऊपर सपोज 1.1 हो गया, 1.5 हो गया, 1.5 में से 1 माइनस होगा ये, ठीक है, ये 1 है, ये 1.5 है, तो 0.5 आएगा। तो बेसिकली ये दोबारा 0 से शुरू होगा और 0 से शुरू होके फिर 1 तक जाएगा, और 1 पे ओपन सर्किल, फिर 0 से शुरू होगा, फिर ओपन सर्किल। तो मुझे बताओ ये नया वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर हो रहा है? देखो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है, तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर हो रहा है? केवल इंटीजर्स पर, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो समझ आया आपको ये? तो बेसिकली एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा कॉन्टिन्यूस डिसकंटिन्यूअस का, तो जहाँ पर डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस है तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी वहीं पर डिसकंटिन्यूअस होगा। और इसको बेसिकली हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जो भी बनाया है हमने इधर, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, क्यों फ्रैक्शनल पार्ट? क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू ही आ रही है, केवल 0 से जब तक 1 जा रहे हैं तो फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, फिर ये जा रहे हैं तो फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे कि 3.6 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से क्या वैल्यू आएगी, बता सकते हो मुझे? बोलो जल्दी से। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.6। ठीक है, नाम ही है इसका फ्रैक्शनल पार्ट, तो केवल फ्रैक्शनल पार्ट ही देगा आपको, इंटीजर की वैल्यू नहीं देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर देता है, और ये 3.6 है तो केवल 0.6 देगा। आ रही है बात समझ? समझ आ गया होगा क्या करना है इसमें हमको, समझा कहाँ पर कॉन्टिन्यूस है, ये केवल इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, बाकी सभी जगह कॉन्टिन्यूस होगा। बाकी क्वेश्चन जल्दी जल्दी से देख लो आप, आसान है सारे। 20th क्या कह रहा है? इस फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। तो हम यहाँ पर कैसे बताएंगे इसको कॉन्टिन्यूस है कि नहीं? हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ा है। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी में क्या पढ़ा था कि एफ एक्स प्लस जी एक्स कॉन्टिन्यूस होते हैं अगर अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स कॉन्टिन्यूस है तो इन दोनों का ऐड करके अगर कुछ नया एच एक्स भी आ रहा है वो भी कॉन्टिन्यूस ही होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी में। तो यहाँ पर आपको केवल चेक करना है 20th क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूस होता है पाई पर? बिल्कुल कॉन्टिन्यूस होगा, सब जगह कॉन्टिन्यूस होता है, एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है। साइन एक्स कॉन्टिन्यूस होता है? ठीक है, साइन एक्स भी हर एक जगह कॉन्टिन्यूस होता है, क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, कुछ भी रख दो एक्स की वैल्यू, साइन एक्स कॉन्टिन्यूस होगा ही। और 5 कांस्टेंट है, ये हमेशा 5 ही रहेगा, कॉन्टिन्यूस ही रहेगा ये। तो यहाँ पर बेसिकली ये सब कॉन्टिन्यूस हैं, इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये भी कॉन्टिन्यूस रहेंगे। ये बात सभी को क्लियर है अच्छे से? है, बाकी तो मैं देखो बाकी में है क्या, सुन लो बस आप, पता तो आपको है ही। 21 में भी सेम है, साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस होता है, कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूस होता है, इनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा। ये एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी से, या फिर कॉन्टिन्यूटी की जो प्रॉपर्टीज हैं। सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा, मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूस होगा, डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस होता है, बट जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो सब कॉन्टिन्यूस हैं। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, ये सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब कॉन्टिन्यूस होते हैं। 22nd में जो दे रखे हैं, इन इट्स डोमेन, अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूस होते हैं। अगर बात करें हम सेक की, तो सेक की डोमेन में क्या नहीं आता है? सेक की डोमेन में नहीं आएगा जीरो, जीरो सेक की डोमेन में ही नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर इसकी इनफाइनाइट वैल्यू होती है, 0, 180, 360, ये सब इसकी डोमेन में नहीं आते हैं, तो वहाँ पर तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। लेकिन कॉन्टिन्यूस ये होते हैं, आप अगर पूछा जाएगा ये कॉन्टिन्यूस होते हैं, हाँ बताओगे कॉन्टिन्यूस होते हैं, लास्ट में लिख दो इन इट्स डोमेन। 23 में आपको क्या पूछ रहा है वो, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। इसके डिसकंटिन्यूटी चेक करने हैं फंक्शन के, कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो सकता है ये। अगर हम बात करें एक्स ग्रेटर देन 0 की, तो फंक्शन क्या है? पॉलिनोमियल है, पूरा ये कॉन्टिन्यूस होगा, कोई इशू नहीं है। अगर हम बात करें एक्स लेस देन 0 की, तो फंक्शन क्या है? साइन एक्स अपॉन एक्स, ये भी कॉन्टिन्यूस होता है। क्यों कॉन्टिन्यूस होता है साइन एक्स अपॉन एक्स? क्योंकि साइन एक्स कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो इनका रेशियो भी कॉन्टिन्यूस होगा इनका, ठीक है।
साइन एक्स भी समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस, एक्स भी कॉन्टिन्यूस, तो इनका जब आप रेशियो लोगे तो वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, डिवीजन हो रहा है दो कॉन्टिन्यूस का, तो ये कॉन्टिन्यूस ही होगा। एक्स लेस पर भी ये कॉन्टिन्यूस है। अब बात करें जीरो पर, जीरो पर क्या होगा? तो आप बताओ, जीरो पर इसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको? वन। फंक्शन की वैल्यू वन है। आर एच एल भी वन मिलेगी, वो फंक्शन यही है। एल एच एल कितना मिलेगा हमें जीरो पर? मतलब जीरो अपॉन जीरो नहीं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है ना, ये फॉर्मूले पढ़े हैं आपने लिमिट्स में। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी है? वन है। राइट हैंड लिमिट और सब कुछ वन है, फंक्शन की वैल्यू भी वन है, तो ये फंक्शन हर एक जगह कॉन्टिन्यूस है, कहीं डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है। 24 चेक करो आप इसी तरीके से। 24 में क्या दे रखा है हमको? फंक्शन की वैल्यू जीरो दे रखी है जब एक्स जीरो है। ठीक है। ठीक है, बाकी हम चेक करते हैं बाकी क्या क्या होगा। जब एक्स जीरो के इक्वल नहीं है तब होगा क्या, ये चेक करना है हमको। तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस होता है। साइन वन अपॉन एक्स, ठीक है, वन अपॉन एक्स जब करोगे, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो इसकी वन अपॉन एक्स क्या होगा? एक रियल नंबर ही आएगा। इसको हम डिस्कस कर रहे हैं साइन वन अपॉन एक्स को। तो जब आप एक्स की जगह पर कुछ भी रखोगे तो रियल नंबर ही आएगा, तो ये साइन एक्स भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस। साइन वन अपॉन एक्स भी कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स कॉन्टिन्यूस रहेगा। बट हमें चेक करना है जीरो पर, लिमिट चेक करनी है। जीरो पर फंक्शन की वैल्यू तो जीरो ही है, एफ ऑफ जीरो तो जीरो होगा। लिमिट चेक करो आप, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स कितना होगा, ये बताना है आपको। बताओ जल्दी से। यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास? ये जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म नहीं बन रही। जीरो अपॉन जीरो बन रही होती तब तो हम कुछ सोचते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या है, साइन वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमको पता है जीरो टू वन ही जानी है। होगा क्या? ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है? माइनस वन से लेके वन तक, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू ही आएगी। ठीक है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो पर क्या होगी? जीरो। तो जीरो का मल्टीप्लाई माइनस वन से वन कुछ भी होगा तो ये जीरो ही आएगी लिमिट इसकी। ठीक है, समझ आ रहा है ये? जैसे ये फंक्शन जो दे रखा है आपको साइन वन अपॉन एक्स, ये एक नए टाइप का फंक्शन होता है। ऑसिलेटिंग फंक्शन बोलते हैं इसको, एट एक्स इक्व टू जीरो पर। एक्स इक्व टू जीरो पे क्या करता है? ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट करने का क्या मतलब है? अगर सिर्फ इसकी आपको लिमिट पूछ ली जाए एक्स इक्व टू जीरो पे क्या होगी, तो आप बता नहीं पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे वो मैं बताता हूँ। क्योंकि आप ये बताओ मुझे, होता क्या है, जैसे साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है? वन। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। ये समझ आ रहा है? ये तो आपको पता ही है सब कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब जब जैसे ही वैल्यू जीरो से पाई बाई टू चेंज होती है तो वैल्यू वन हो जाती है। देन फिर पाई बाई टू आगे बढ़ती है, फिर जीरो, फिर पाई बाई टू आगे बढ़ेगी तो फिर प्लस वन या माइनस वन होती जाएगी। ये मतलब प्लस वन माइनस वन होती रहती है वैल्यू, ये डिपेंडिंग अपॉन पाई। अब होगा क्या, जब लिखा है ये साइन वन अपॉन एक्स, तो एक्स की वैल्यू हम देखते हैं नियर टू। तो अगर मैं क्या करता हूं यहाँ पर, एक्स की वैल्यू ले लेता हूं मैं। अच्छा, एक्स की, अब इसकी वैल्यू वन कब होगी ये बताओ आप। वन जब ये पाई बाई टू बनेगा अंदर, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पर ये वन अपॉन पाई बाई टू। एक्स की वैल्यू क्या होगी? वन अपॉन, तो पाई बाई टू ऊपर पहुंचेगा, ये हो जाएगा। चलो छोड़ो, इसको बाद में डिस्कस करेंगे कभी जब कॉपी पे बताऊंगा। 25 में कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है हमको। तो आप देखो इसमें
एक्स जब जीरो है तो -1 है वैल्यू, ठीक है। जब एक्स जीरो नहीं है तब फंक्शन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वैसे तो कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन x इक्वल टू जीरो पे हम चेक करेंगे क्या इसकी लिमिट -1 ही आ रही है। तो आप चेक करो लिमिट इसकी कितनी आएगी x इक्वल टू जीरो पर। तो अब कैसे पता करोगे, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो कितनी आएगी। अगर मैं x डायरेक्ट भी पुट कर दूं यहाँ पर तो साइन जीरो कितना, जीरो, कॉस जीरो कितना 1, तो -1 आ जाएगा सीधे सीधे ये। ठीक है, तो -1 ही आ रही है इसकी लिमिट भी, और वैल्यू भी -1 है फंक्शन की, तो ये कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, पूछा क्या है हमसे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए, इसके लिए हमें k की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, ये पूछा गया है। तो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस होगा, सबसे पहले तो हमें क्या पता करना होगा, हम f ऑफ क्या पता कर ले फंक्शन कॉन्टिन्यूस के लिए। ये वैसे तो बाकी जगह तो कॉन्टिन्यूस है π/2 को छोड़कर, ये तो हमें दिख रहा है π/2 पर 3 है और π/2 नहीं है, तो ये है। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही होगा। कॉन्टिन्यूस क्यों होगा, क्योंकि ऊपर cos x है, कॉन्टिन्यूस होता है, नीचे एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो भी कॉन्टिन्यूस होता है। अब हमें केवल π/2 पर चेक करना है कि क्या होना चाहिए। तो π/2 पे चेक करता हूं मैं, f ऑफ π/2 हमको गिवन है कितना, 3, तो इसकी लिमिट भी 3 ही होनी चाहिए। किस पर, π/2 पर। तो हम लिमिट चेक करते हैं, हमें फंक्शन की वैल्यू तो पता है कि 3 है, तो हम क्या करते हैं, लिमिट रख देता हूं मैं इसकी सीधे सीधे, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 और फंक्शन क्या है इस टाइम पर, k cos x अपॉन π-2x, ये फंक्शन दे रखा है हमको। अब आप मुझे ये बताओ इसकी लिमिट पता कैसे चलेगी। अभी अगर आप यहाँ पर π/2 पुट कर देते हो, ये π/2 पुट करोगे तो cos π/2 क्या होता है, 0, और यहाँ पर π/2 x की जगह पर π/2 पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई रह जाएगा यहाँ पर केवल π-π 0। तो ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है ये। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म जब बनती है तो मैंने बताया था आप सीधे सीधे क्या करोगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा दोगे लिमिट पता करने के लिए। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या था कि ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दो आप। तो लिमिट क्या है यहाँ पर, हमारा लिमिट π/2, और मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दे रहा हूँ। ऊपर डिफरेंशिएशन करूंगा, k तो भारी रहेगा, कांस्टेंट है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x माइनस साइन एक्स अपॉन नीचे पाई ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, और फिर माइनस साइन एज इट इज रहेगा, और फिर 2 अपना भारी रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आया, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, बचा क्या, k/2 साइन एक्स। अच्छा, ये वैल्यू इक्वल किसके होनी चाहिए, ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए लिमिट 3 के इक्वल। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो ये माइनस माइनस तो हट गए, मैंने हटा भी दिए यहाँ से। अब सीधे π/2 पुट करोगे जब आप, तो क्या होगा, ये 3 है इधर, आगे क्या होगा, k/2 रह जाएगा। साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है ना, π/2 पुट करोगे तो साइन π/2 होता है 1। तो इधर 3, इधर k/2, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया था वो। तो वहां पर क्या 3 = k/2 आ गया था हमारे पास, तो k की वैल्यू वहां से 6 हो जाएगी। ठीक है, कंफ्यूजन है अगर कोई तो पूछ सकते हो अभी आप। 27, 28 इसी के जैसे हैं और इससे भी ज़्यादा इजी हैं, तो ये तो आप कर लोगे। और 29 भी इसी के जैसा है। 30 में कुछ क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूस। a और b दोनों की वैल्यू पता करनी है हमको यहाँ पर, कि जिससे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए। अब फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो होगा क्या यहाँ पर, ये हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो। 2 से पहले 5 है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है। 2 से 10 पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस है।
और 10 के बाद 21 कांस्टेंट है, कॉन्टिन्यूस है। हमें 2 और 10 पर इसको कॉन्टिन्यूस कराना है, ठीक है। 2 और 10 पे अगर हम कॉन्टिन्यूस कराएंगे इसको, तो बेसिकली होगा क्या, तो बस करा दो आप 5, 2 से लेफ्ट 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 5, और 2 पर राइट हैंड लिमिट क्या होगी, क्योंकि 2 के आगे फंक्शन क्या ये है, तो राइट हैंड लिमिट कितनी होगी 2 के आगे, क्या पूछ रहे होगे। तो यहाँ पर होगा क्या, फंक्शन की वैल्यू 5 है कहाँ पर, 2 पर, ठीक है। और 2 पर राइट हैंड लिमिट कितनी होगी, 2 से ग्रेटर पर फंक्शन ये है ना, तो राइट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी आपकी 2x प्लस बी, ठीक है। 2x नहीं ax, x की जगह पर 2 पुट कर दूंगा मैं यहाँ पर, क्या कितना आएगा 2a प्लस बी, 5 इक्वल टू 2a प्लस बी आ गया। देन इसी तरीके से हम इस पर 10 पे चेक करेंगे, 10 पर भी सेम होना चाहिए। 10 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 21, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी 10 पर, क्योंकि 10 पर फंक्शन 10 से पहले ये वाला ही फंक्शन है, तो 10 से पहले लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी हमारे पास, x की जगह 10 रख दोगे आप, तो 10a प्लस बी, यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड कर लोगे ना आप, कितनी आएगी, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा, 8a, और उधर कितना आ जाएगा 21 से 5 माइनस करोगे तो 16, a की वैल्यू आ जाएगी 2, a की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है, समझ आ गया होगा ये भी। 31 टू 34, यहाँ पर सारे क्वेश्चन थोड़े थ्योरेटिकल टाइप हैं, आपको लिखना है बस, है क्या यहाँ पर जल्दी से देख लो आप। ये वाला 31 में क्या कह रहा है, सो दैट फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, आपको बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या है, एफ एक्स, अगर आप एफ एक्स तो दे ही रखा है, ये एफ एक्स तो दे ही रखा है, एच एक्स आप लेट कर लो किसको, कॉस एक्स को, ठीक है, और जी एक्स लेट कर लो आप किसको, एक्स स्क्वायर को। तो ये क्या है, एच ऑफ जी हो गया ये, ठीक है। क्या हो रहा है, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर ही तो है, तो एच एक्स की जगह पर जी एक्स आ रहा है ये। तो हमको पता है कि अगर ये दोनों इंडिविजुअल ही क्या कॉन्टिन्यूस हैं, कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूस होता है, एक्स स्क्वायर भी कॉन्टिन्यूस होता है, तो एच ऑफ जी भी कॉन्टिन्यूस होगा, मतलब एच एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा। समझ रहे हो आप क्या बता रहा हूं मैं, ये क्या कंपोजिट फंक्शन है। आप कैसे लिखोगे, आपको सिंपली एक लाइन लिखनी है क्वेश्चन में, अगर आता भी है 1 मार्क्स में, एफ एक्स इज बीइंग अ कंपोजिट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। आ रही है बात समझ, क्या लिखना है, क्या लिखोगे, एफ एक्स इज बीइंग अ कंपोजिट of two continuous function is continuous, is also लिख सकते हो, is also continuous। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको क्या बोल रहा हूं मैं, क्या लिखा है ये मैं बोल रहा हूं कि एफ एक्स क्या है, इज बीइंग अ कॉम्पोजिट है, ये एफ एक्स क्या है, कंपोजिट है, कंपोजिट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, दो कॉन्टिन्यूस कौन से, एक कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर, दो कॉन्टिन्यूस का कंपोजिट है, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो क्या एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा, कंपोजिट, जब दो कॉन्टिन्यूस का कंपोजिट होता है कोई फंक्शन तो वो भी कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। यही लाइन आपको सभी में लिखनी है। यहाँ पर भी क्या है, ये यहाँ पर भी दो कंपोजिट का, दो कंटिन्यूस का कंपोजिट है, एक मॉड एक्स और एक कॉस एक्स, तो सेम चीज़ है यहाँ पर एग्जामिन साइन, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर ये साइन एक्स और मॉड एक्स का कंपोजिट है इसलिए कॉन्टिन्यूस होगा। यहाँ पर भी क्या है, मॉड एक्स, ये तो क्या है, मॉड एक्स आपको पता है कॉन्टिन्यूस होता है, मॉड एक्स प्लस 1 भी कंपोजिट होता है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी लग रही है। तो सम जब होता है, एफ एक्स अगर कॉन्टिन्यूस है और जी एक्स अगर कॉन्टिन्यूस है, तो इन दोनों का सम भी कॉन्टिन्यूस होता है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। तो ये एक्सरसाइज हो गई खत्म, अभी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछो जल्दी से।